नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बहुत लोग जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे ज्योतिष बनना चाहिए कि नहीं, क्या मैं ज्योतिष सीख पाऊंगा कि नहीं। तो इन सब विषयों पे कि कौन कौन किसे ज्योतिष सीखना चाहिए, किसे नहीं सीखना चाहिए, ज्योतिष कैसा सब्जेक्ट है, ये किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव डालता है, आज इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैं आपसे आग्रह करूंगा पूरा देखें, आधा अधूरा मत लेके जाइए। तो कोशिश तो शुरू करते हैं दोस्तों इस बात पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष विद्या जो है ये आप करते क्या है। ज्योतिष विद्या होता है वो देखने की कोशिश जो लोगों को नहीं दिख रहा है, जो आपके सामने सब्जेक्ट बैठा हुआ है, जो आपके सामने एक इंसान बैठा जो अपनी समस्या लेके आया है, उसकी समस्या को देखने की कोशिश कर रहे हो जो कि उसे नहीं देख रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं समय से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, आगे के समय को जानने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि पराशक्ति की ओर। पराशक्ति यानी कि वो शक्ति जो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल शक्तियां हैं, वो चीज जो कि सामान्य नहीं है, उस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको बता दूं, पूरे कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें से अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो कहा जाता है ऑकल्ट का है। ऑकल्ट यानी कि किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो तांत्रिक क्रियाएं हो, चाहे वो आपका कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र जो भी है, वो अष्टम से देखा जाता है। अष्टम भाव की सबसे बड़ी खासियत का है एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, बड़े बदलाव को। इसे आयुर मृत्यु भाव कहा गया है। कुछ लोग इसे मृत्यु का भाव कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या कह सकते हैं, आयु का भाव। इसका सही अगर मैं कहूं तो इसे कहना चाहिए आयुर मृत्यु भाव, यानी कि जो आयु और मृत्यु दोनों की ही डिसाइड करता है कहीं ना कहीं। अब देखिए, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। या तो जीवन है आपके पास, या तो आप मृत्यु हो, दो में से एक ही हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आप शादीशुदा हो, या तो आप बैचलर हो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि या तो आप बहुत रईस हो, या तो आप बहुत बिलो एवरेज हो, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। कोई बहुत बिलो एवरेज से जाके बहुत रईस बन जाता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके लाइफ में। कोई बहुत बड़े रईसी से जाके बहुत बिलो ऑफ द लाइन आ जाता है, गरीबी रेखा तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे ये भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अष्टम भाव बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का है, अष्टम भाव ऑकल्टिज्म का है। तो जब भी आपके कुंडली में अष्टमेश स्ट्रांग हो जाए, बहुत ज्यादा अष्टम भाव बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाए, कहीं न कहीं से अष्टम भाव बहुत ज्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश करने लगे, तो सबसे पहले तो ज्योतिष में आपका रुझान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट लेवल बनना ही बनना है कि आपको ज्योतिष अच्छा लगेगा, ज्योतिष को जानने का दिल करेगा बहुत ज्यादा। आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करोगे जब भी आपका अष्टम भाव आपके कुंडली में ज्यादा सक्रिय। जब मैं कह रहा हूं ज्यादा सक्रिय है, तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली में कहीं ना कहीं से घूम फिर के अष्टम भाव का जिक्र आ जा रहा है। आपके प्लैनेट कुछ ऐसे बैठे कि वो अष्टम भाव के साथ, अष्टमेश के साथ, या लगन में अष्टमेश, या लग्नेश अष्टम में, ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशन है। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन पहले बता देता हूं ज्योतिष बनने के क्या क्या होते हैं। ज्यादातर दोस्तों, ज्योतिष बनने के लिए देखिए, बनने के कुछ अच्छे और बुरे दोनों भी वाकया है, मैं वो भी बताऊंगा आपको पहले। लेकिन समझ लेते हैं ज्योतिष कौन आसानी से बन सकता है, किसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जब भी आपके कुंडली में लग्नेश और अष्टम भाव का संबंध स्ट्रांग हो जाए, यानी कि लग्नेश अष्टम में आ जाए, अष्टमेश के साथ बैठ जाए, या सिर्फ लग्नेश अष्टम में भी आ जाए, तो भी आपको इस सब्जेक्ट की तरफ झुकाव आ जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी, एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है आपका, वो लगन में जाके बैठ जाए, तो भी आपका रुझान बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ। और उसके अलावा अष्टम का संबंध थर्ड हाउस से हो जाए, तीसरा भाव आपके स्किल का होता है कि आपको क्या चीजें आती हैं, आपके हुनर का होता है। तो ज्योतिष का हुनर, 3-8 का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। 5-8 की कॉम्बिनेशन ये भी आपको ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। 10-8 10th लॉर्ड 8th में आ जाए, या 8th लॉर्ड 10th में आ जाए, ये भी ज्योतिष को लेके आपके अंदर ज्योतिष को लेके एक इंटरेस्ट पैदा करती है, और आप ज्योतिष सीख भी सकते हो, ज्योतिष आपको समझ में भी आएगी कहीं ना कहीं। तो इन सब भावों से जब संबंध बनता है, पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां, ये वो भाव है
जो दिखाते हैं कि आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हो अगर अष्टम भाव से बहुत अच्छा संबंध आपका बन जाता है इन सब भावों के स्वामी का, कहीं ना कहीं चाहे वो साथ में बैठ के हों अष्टम भाव में, चाहे वो कॉम्बिनेशन वाइज बहुत ज़्यादा क्लोज हों, तो कुछ भी हो सकता है, या दृष्टि वाइज कुछ ना कुछ भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग संबंध जब आ जाता है लगन का अष्टम भाव से, तीसरे भाव का अष्टम भाव से, 10वें भाव का अष्टम भाव से, पंचम भाव का अष्टम भाव से। और एक चीज बताया जाता है ज्योतिष के लिए चाहिए होती है वाक्य सिद्धि। वाक्य सिद्धि जिसे बोलते हैं, यानी कि जो कह दिया वो सत्य हो जाना, वाक्य सिद्धि कहते हैं इसे। जिसका संबंध कहीं ना कहीं अगर दूसरे भाव का स्वामी जो होता है आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध बृहस्पति से हो जाए, बृहस्पति केतु से ऐसे प्लैनेट से हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के पास वाक्य सिद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है बहुत बार। और इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर किसी के सेकंड हाउस में केतु हो और या फिर छठवें भाव में केतु हो तो ऐसे इंसान का आशीर्वाद लेना चाहिए, बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ लगती बहुत तेज है, याद रखिएगा। सेकंड हाउस में केतु हो या छठवें भाव में केतु हो तो ऐसे इंसान का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, बद्दुआ बहुत ही बुरा होता है, याद रखिए। उसी तरीके से आपको बता दूं राहु केतु शनि ये तीनों प्लैनेट ऑकल्टिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको, यानी कि ज्योतिष विद्या सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर ये प्लैनेट अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं आपके, राहु केतु शनि तीनों में से कोई भी, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ जो आपका रुझान रहेगा काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, आपको ज्योतिष बड़े आसानी से समझ में आएगी और ज्योतिष की बारीकियां आप समझ पाओगे बहुत तेजी से। 5-8 का संबंध भी ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी पंचम भाव का संबंध आपके अष्टम भाव से हो जाए 5-8 का संबंध। हालांकि ये संबंध अच्छा नहीं होता दोस्तों, बहुत सारे मायनों में आपको बताऊंगा उस पर भी। अब देखिए ज्योतिष सीखने के मैंने भाव बता दिए, अब आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ के जाइएगा। ज्योतिष बनना है तो बनना चाहिए नहीं चाहिए इसके लिए आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी जब भी आप ज्योतिष बनते हो, जब भी आप ज्योतिष की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हो, याद रखिए आपका अष्टम भाव 8th हाउस एक्टिव होता है, 8वां भाव जो कि त्रिक भाव है। 6, 8, 12 इन तीनों भावों को त्रिक भाव माना जाता है, उसमें से अष्टम को सबसे ज्यादा बुरा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चित है और काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव में जो साइन आती है वो है साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक साइन आती है। तो ज्योतिष, डीप ज्योतिष जो है वो स्कॉर्पियो के पास ही है। स्कॉर्पियो जो है वो गूढ़ ज्ञान, यानी कि वो वैसे ज्ञान रखता है जो परा विद्या, जितनी भी शक्तियां, तांत्रिक कह लो आप, ज्योतिष कह लो, हर तरह की जो ये ऑकल्टिज्म वाली शक्तियां हैं वो स्कॉर्पियो के पास। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो जिनका राशि है या स्कॉर्पियो जिसका लगन है उसको ज्योतिष आ जाएगी, आप गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब है स्कॉर्पियो वो साइन है जो इन सब चीजों को संबोधित करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है स्कॉर्पियो ज्योतिष बनने के लिए। अगर आपको अच्छा ज्योतिष बनना है तो आपको इनर जाना पड़ेगा, अंदर की तरफ, पहले अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। आप ज्योतिष को, अच्छा ज्योतिष होने के लिए आपको दिखना ज्यादा जरूरी नहीं, महसूस करना, सामने वालों को महसूस करना, सामने वाले की ऊर्जाओं को समझ लेना, सामने वाले को पढ़ लेना, ये ज्यादा जरूर। आपके महसूस करने की, आपकी देखने की क्षमता, फील करने की क्षमता, बहुत इंट्यूशन पावर जैसे कहते हैं, ज्योतिष में इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके आप ज्योतिष नहीं बन पाओगे। कितना भी पढ़ लो, आपको सारा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन ज्योतिष का काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। कारण उसका सिर्फ इतना है क्योंकि इंट्यूशन पावर आपके पास नहीं है। इंट्यूशन पावर कौन से प्लैनेट देते हैं? ज्यादातर राहु केतु। राहु केतु आपके कुंडली में अगर सेकंड हाउस से संबंध रखते हैं, लगन से संबंध रखते हैं या अष्टम भाव से, फिर से कह रहा हूं, लगन, सेकंड हाउस या फिर अष्टम भाव, इनसे संबंध रखते हैं राहु केतु, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रबल, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। आप सही चीजों को पकड़ते हो, सही प्रॉब्लम को पकड़ लेते हो इंसान के। और इस इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग कैसे किया जाता है? स्कॉर्पियो साइन, यानी कि मेडिटेशन, अंदर जाना है आपको। आपको ज्योतिष सीखना है तो आपको ज्योतिष पे ध्यान लगाना पड़ेगा। ज्योतिष पे ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन ज्योतिष ध्यान का मतलब हर चीज में आपको ज्योतिष दिखना चाहिए। आपके दोस्त में आपको ग्रह दिखना चाहिए, आपके पड़ोसी में आपको ग्रह दिखना चाहिए, आपकी वाइफ में आपको ग्रह दिखना चाहिए। हर एक इंसान में किसी एक ग्रह की खासियत प्रोमिनेंटली दिखती है,
वो आपको पकड़ में आनी चाहिए। जब आप इस लेवल पे चले जाते हो ना, आप मूवी देख रहे हो, किसी सीन में आपको ज्योतिष दिखनी चाहिए कि ये राहु ऐसा करता, ये होता तो राहु ऐसे होता, ये होता तो मंगल ऐसे करता। इस तरह का जब आपका एजम्पशन पावर इस तरह से जब आप कैच करने लगते हो ज्योतिष को, तब वो ज्योतिष आपको आती है। इसको कहते हैं ध्यान करना। याद रखिए, जब भी आपको ये कहा जाता है कि मेडिटेट करो किसी चीज पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज पे जब मेडिटेट करने को कहा जाता है, वो ध्यान लगाने को नहीं कहा जाता है। उसको डे टू डे लाइफ में, मतलब हमेशा आपका ध्यान उस पर रहना ही चाहिए। आप सोते जागते उसके बारे में जब सोचते रहते ना, कंटिन्यूस चिंतन जब चलते रहता है किसी चीज को, उसको ही कहा गया है सच्चा ध्यान। तभी आपका वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ज्योतिष में स्ट्रांग होना है तो आपके दिमाग में जब दिन रात ज्योतिष चलने लगता है ना, तो आप समझ जाओ आप ज्योतिष बहुत जल्दी सीखने वाले हो, बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से आप ज्योतिष सीख सकते हो। ये एक पहला साइन है। अब इसकी कुछ नेगेटिव बातें आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष सीखने के कुछ नेगेटिव बातें हैं। दोस्तों, अष्टम भाव 9th हाउस से 12वां है। 9वें भाव को आप पहला भाव पकड़ो और काउंट करो, 8th हाउस 12th आता है, यानी कि 9वें भाव का 8th हाउस जो है 9th हाउस का लॉस है, यानी कि आपके भाग्य का नुकसान है अष्टम भाव। तो अगर आज मुझे नहीं पता कितने लोग गायत्री एक माला और महामृत्युंजय मंत्र एक माला करते हैं, कितने लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, कितने लोग एटलीस्ट दिन में एक बार मंदिर जाने की प्रक्रिया रखते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन चाहते हैं, कितने ऐसे भी लोग मुश्किल हैं, बहुत कम लोग हैं। तो याद रखिए, ज्योतिष बनने के लिए आपका सत्व, आपकी जो सात्विक एनर्जी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर सत्व होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को झेल पाओगे। क्योंकि जब सामने वाला आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है तो एक नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है आपके सामने। और आप अपने 9th हाउस से, क्योंकि ज्योतिष जब आप किसी को हील करते हो तो आप हील कैसे कर सकते हो, 3 केंद्र हो, 3 त्रिकोण भाव होते हैं जहां पे एनर्जी स्टोर होती है। त्रिकोण की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हाउस लगन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा। 5th हाउस आपका ज्ञान, आपका महसूस करने का क्षमता। 5th हाउस आपका इंट्यूशन भी है। उसके बाद 9th हाउस आपका जो पुण्य कर्म इस जन्म का है वो 9th हाउस में ही कलेक्ट होता है, और आपके पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म है वो पंचम भाव में होते हैं, याद रखिए। तो इन्हीं पुण्य कर्मों को आप देते हो, ये एनर्जी ही सामने वाले को देते हो ताकि उसका भला हो जाए। और आप उसकी कुछ गलत शक्तियों को काटने की कोशिश करते हो, कुछ रेमेडी। जब आप ज्योतिष बनते हो आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम आती है, आप सामने वाले को रेमेडीज प्रोवाइड करते हो कि ये रेमेडी कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, रेमेडी, उसके कुछ कर्मों को काटने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको एक सिद्धांत तो पता होगा, ये साइंटिफिक सिद्धांत है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो जब वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को आप काटते हो तो नेगेटिव एनर्जी कहीं तो जाके इफेक्ट करेगी। तो आपके अंदर वो सत्व, आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि उसकी नेगेटिविटी को आप झेल सको, अदरवाइज वो आपको परेशान करके खत्म कर देगी। याद रखिए, ज्योतिष का जो काम है वो एक साधारण भाषा में बोलो तो लोगों की बलाएं लेना है। क्या? लोगों की बलाएं लेना है। तो लोगों की बलाएं लेने के लिए, जैसे शिव जी ने विष पिया और उन्होंने, शिव जी ने विष को यहीं पे रोक दिया, क्या आप कर सकते हो ऐसा? क्या आपका इतना कंट्रोल है आपकी बॉडी पे कि आप पानी पी के यहाँ पे रोक सको? जहर तो बहुत दूर की बात है। ये ध्यान का कमाल है। शिव जी ने ही ऐसा क्यों किया? कभी आपने सोचा कि विष्णु जी क्या उनसे कमजोर हैं, ब्रह्मा जी क्या उनसे कमजोर हैं? शिव जी ने ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिव जी सिंबल है मेडिटेशन के। शिव जी कंट्रोल, मतलब हर एक चीज पे कंट्रोल रख सकते हैं, मेडिटेशन के वो सिंबल हैं। ध्यान के लिए वो एक बोलते ना, एक सिंबल है शिव जी। उनका इतना कंट्रोल है कि वो विष को यहीं पे रोक दिया उन्होंने। वो विष उनके इसके नीचे नहीं गया, उनके शरीर में फैल ही नहीं पाया, उन्होंने अपने कंठ में ही अपने रोक दिया। तो यही काम होता है एक ज्योतिष जब बनने का। जब आप ऑकल्ट की दुनिया में जाते हो ना, शिव जी ऑकल्ट हैं एक तरह से, शिव जी भी ऑकल्ट के ही देवता हैं, आप याद रखिए। तो ऑकल्ट की तरफ जब आप जाते हो तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ध्यान शक्ति, आपके शरीर पे, आपके संकल्प शक्ति पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जो मन में आ रहा है, जब मन में आ रहा है, वो आपके लाइफ का कोई रूटीन ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, आप ज्योतिष बनने चले हो। आप ज्योतिष बन भी जाओगे तो ऐसा ज्योतिष आप अपने लिए घातक कर लोगे। आपको बता दो, जो ज्योतिष जितने भी हैं
जो ज्यादातर रेमेडीज देते हैं, बहुत कम ही मिलेंगे जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है। ज्यादातर जो ज्योतिष रेमेडीज देते हैं, आप जाके प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जितने लोग रेमेडीज दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनकी एक्चुअल खुद की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, शेकिन रहती है, हमेशा बहुत अच्छी लाइफ नहीं होती ज्योतिष लोग की। अनलेस और अनटिल अगर आप ज्योतिष सिखा रहे हो, अगर आप विद्या बांट रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। आप देखोगे जो ज्योतिष लोग क्लासेस ले रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे हैं, वो लोग काफी हैप्पी है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर्टिकुलर रेमेडीज नहीं दे रहे हैं किसी को। वो लोग कंटिन्यूअसली किसी को हील करने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्होंने वो काम काफी दूर कर दिया है। वो काम वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी एनर्जी बचती, उनकी एनर्जी स्टोर होती है काफी दिन तक, तो उनका जीवन अच्छा रहता है। जो लोग ज्योतिष सिखाते हैं, लेकिन जो लोग ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू कंसल्टेशन दे रहे हैं, कंटिन्यू रेमेडीज दे रहे हैं, उनके जीवन में आप देखोगे बहुत उथल पुथल हो जाती है। अगर उनका जीवन सात्विक नहीं है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं, बिकॉज इसके लिए स्ट्रांग ऑरा चाहिए। मैंने आपको फिर से समझा रहा हूं, आपके लगन, पंचम और नवम से कहीं ना कहीं 9th हाउस, आपका भाग्य, आपके पुण्य कर्म उठा के आप उसे देते हो, सामने वाले को पॉजिटिव एनर्जी देते हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी को खुद में लेते हो, तब जाके सामने वाले को रिलीफ मिलती है। ये होता है प्रोसेस, ये काम है पूरा ज्योतिष का, जो कि जिसके वजह से ज्योतिष को थोड़ी सी इज्जत मिलती है इसके बदले में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे इस फील्ड में आज के डेट में लोग काफी कुछ, लोगों के बारे में आप देखोगे लोग ऑर्थोडॉक्स समझते हैं कि ये सब चीजें विश्वास नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो अनिश्चितता का सब्जेक्ट है। 8th हाउस की प्रिडिक्शन आपको अगर शायद पता है नहीं है, अष्टम भाव की प्रिडिक्शन कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। यानी कि कहने का मतलब, आप किसी भी ज्योतिष से जाकर पूछो सीधा कि आप मेरी मृत्यु बताइए कौन से दिन होगी या कौन से महीने में होगी, ये भी बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 8th हाउस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 8th हाउस को प्रिडिक्ट करना, फिर से कह रहा हूं, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इससे ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट है। यानी कि अगर वो ज्योतिष कितना अच्छा है, वो क्या पकड़ पाया आपके चार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। तभी कहा जाता है हर एक ज्योतिष के थ्रू हर एक इंसान का भला नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिष वो पकड़ ही नहीं पाएगा आपके जीवन में जो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो कहाँ पे इशू है, किस चीज को रिमूव किया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये उस ज्योतिष को नहीं। हर एक ज्योतिष हर एक चार्ट पे सही सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक बहुत अच्छा ज्योतिष भी एक साधारण से चार्ट पे सॉल्यूशन ना दे पाए, और एक बहुत साधारण सा ज्योतिष बहुत ही टफ चार्ट पे बहुत इजीली आपको रेमेडी देके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसके थ्रू आपका भला लिखा था उसी ज्योतिष के हाथ से। तो ये याद रखिएगा, ज्योतिष इसी तरीके से काम करता है। इट्स अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये चीज याद रखिएगा कि आपको लोगों की बलाएं भी काटनी है। तो आपके अंदर सत्व, आपके अंदर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी रोज एक माला गायत्री, एक माला महामृत्युंजय मंत्र आप रोज करनी चाहिए। आपका मेडिटेशन रोज का 10 से 15 मिनट का मॉर्निंग मेडिटेशन, सुबह उठना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सूर्य उठने से पहले आपको उठना अनिवार्य है अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हो। तो ये सब प्रक्रिया होती है कि अगर आप ज्योतिष प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये बिल्कुल आप कर सकते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। नॉर्मल एक विद्या है, आप समझ सकते हो, सीख सकते हो कि हाँ ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाएगा तो मेरी बेटी की शादी हो सकती है, या मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ सकता है। इतना ये सेंस बनता है यहाँ तक। लेकिन एज अ प्रैक्टिस, एज अ प्रोफेशन, ये मैं कहूँगा बहुत सोच समझ के इसमें जाइएगा। इसके मैंने लॉसेस भी बता दिए हैं, इसमें कौन ज्योतिष की तरफ जा सकता है वो भी मैंने बता दिया है। और इसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ऑब्वियसली यही है कि आप भाई अगर आप बहुत अच्छे ज्योतिष बन जाते हो तो नेम, फेम, इज्जत सब कुछ मिलती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।